कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट को फिर से पढ़ा रहे हैं, और हमको इसमें हम लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी बनाना है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है ग्राम स्पेसिफिक हीट। सिंपली स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी इसको पढ़ा था, लेकिन उस समय रिकॉर्ड नहीं किया था। एक मिनट को हटाना है। जस्ट ए मिनट, इसको रिमूव करना चाह रहे हैं। ये रिमूव हो जाता था। एक मिनट, रिमूव हो गया, वो साइड में ले आते हैं। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आप समझ जाएं कि सिंपली मान लो कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। अब उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को हम इंक्रीज करके 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाए। इसका मतलब इसमें आपने उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज किया 200 डिग्री सेल्सियस, मींस डिफरेंस इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री। अब ये जब इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। ये जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, इसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसी का नाम स्पेसिफिक हीट है। अब इसी को हम जब मास को, उस सब्सटेंस के मास को ग्राम में लिखते हैं या किलोग्राम में, तो टर्म आ जाता है ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट को हम लोग मेजर करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। मींस जो भी आप ग्राम ले रहे हो, यूनिट मास ले रहे हो, तो 1 ग्राम हो गया। टू 1 डिग्री सेल्सियस मतलब यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हो जाएगा। टी को हम लोग यहां पर कहते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। तो सी को जब हम मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/m डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसी का नाम है ग्राम स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गया? अब इसको जब हम मोल के टर्म में लिखते हैं तो उस कंडीशन में मोलर स्पेसिफिक हीट टर्म आ जाता है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होगा वो देख लेते हैं। तो सी एम सबस्क्रिप्ट लगा दो मोलर के लिए, तो यहां पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस है, तो वो बन जाएगा यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस। तो यूनिट मोल का मतलब 1/μ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब यहां यूनिट की बात है, इस वाले के लिए हम लोग लिखते हैं अमाउंट ऑफ हीट को कैलोरी में लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में मास है मींस ग्राम, और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस लिखा। इट मींस कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और यहां के लिए हो जाएगा कैलोरी है पर ग्राम के लिए पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर? आया समझ में यहां तक? अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये कॉमन यूज होता है।
इसका वैल्यू सीजीएस में लिखते हैं तो 1 कैलोरी है, तो ये यूनिट हम लोग यूज कर लेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और यदि हम इसको जूल में लिखेंगे तो 4186, हम लोग 1 कैलोरी 4.2 जूल लिखते हैं। तो इसको राउंड ऑफ नहीं करके कि हम पूरे वैल्यू को लिख रहे हैं, या तो 4186 भी आप यूज कर सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो 4.2 आ जाता है। ठीक है, तो ये कैलोरी, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बोलो, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और यूनिट जो हम लोग टेम्परेचर का लेंगे वो डिग्री सेल्सियस या केल्विन में नहीं। आ गया समझ में? यहां तक क्लियर 100%? कोई बात नहीं, बस नोट कर ले पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो इरेज करें। अब यहां पर वही हमने लिखा, इफ क्यू हीट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ मास m बाय डेल्टा थीटा देन स्पेसिफिक हीट, ऐसे ही लिखा। और इसी को हमने मॉडिफाई फॉर्म में लिख दिया, तो डी डेल्टा क्यू लिखो या डी क्यू लिखो, तो ये m डेल्टा थीटा या डी थीटा। ठीक, ये आ गया आपका ग्राम स्पेसिफिक हीट, और इसका हमने वाटर का स्पेसिफिक हीट यहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या 4186 जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गया ग्राम स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट आ जाएंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट, जो अभी अपने डिफाइन कर रखा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो मोलर स्पेसिफिक हीट को आप मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई म्यू डेल्टा थीटा, या डेल्टा क्यू के फॉर्म में, तो डी क्यू बाई म्यू डी थीटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट वाला पार्ट हो गया। अब आ जाए जब फेज चेंज होगा। अब फेज चेंज का मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे यहां पर हमने दो पिक्चर आपको दिखा रखा। अब जैसे सॉलिड से, सॉलिड मतलब हम लोग एक एग्जांपल ले ले आइस, और ये हमारा लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस मींस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का लेवल है। अब आइस मेल्ट होगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें आपने एक तो, जब भी हम लोग इसमें अमाउंट ऑफ हीट यूज करेंगे, दो यूज होगा। जब आइस से हम वाटर जाते हैं तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस रेंज है। इसका मतलब इसके टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया है। इसका मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट है, सपोज वो डेल्टा Q1 है। लेकिन फिर आपने आइस से वाटर मतलब आइस को मेल्ट कराया, इसका मतलब आपने फेस इसका चेंज कर दिया, स्टेट चेंज किया। सॉलिड से आपने इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। जब मेल्ट किया तो इस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो डेल्टा क्यू। जब फेस चेंज करेंगे तो लेटेंट हीट आएगा, और लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। स्टेट चेंज का मतलब समझ रहे? वो नहीं समझिएगा कि यूपी बिहार, वो नहीं है। यहां पर है कि आइस से वाटर में। तब इस कंडीशन में मास एंड लेटेंट हीट, अब आपने क्या किया, सॉलिड से वाटर में कन्वर्ट किया। इसका मतलब यहां पर मेल्ट कराया, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज हो जाएगा। और यहां पर जो डेल्टा क्यू है वो स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में आएगा, और डिफरेंस इन टेम्परेचर। इसलिए इस कंडीशन में आइस से वाटर में जब जाएंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू डेल्टा Q1
प्लस डेल्टा Q2 होगा। ये याद रखना है। कुछ एडिशनल भी मतलब ऐड कर रहे हैं, इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए 150 रुपीज पेनाल्टी। हाँ, रिकॉर्डेड है, प्रूफ भी है। और 300 रुपीज कल जमा कर देना तुम दोनों। हाँ, तो आइस से वाटर। अब नेक्स्ट आ जाए क्या है, लिक्विड कहां तक है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब अब वाटर से वेपर में जाएंगे, वाटर टू वेपर। चलो, इसमें भी दो, एक स्टेट को बदलोगे, क्लियर, फेज चेंज करोगे, तो इसके लिए अमाउंट ऑफ हीट, फेज चेंज के लिए फिर से अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग डेल्टा क्यू डैश मान ले, और इसके लिए जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसके लिए डेल्टा Q1 डैश, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। अब यहां पर टेम्परेचर कहां से कहां तक चेंज हुआ, 100 टू वेपर, तो ऑब्वियसली 100 है। मान लो कि वाटर हमारा 70 से वेपराइजेशन स्टार्ट हुआ, वो 100 तक हम ले रहे हैं, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर भी आएगा। तो मास T डेल्टा T। दूसरा ये क्या आ जाएगा, वेपोराइज कर दिया आपने, इसलिए मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट मींस यहां पर जो डेल्टा Q डैश बना, डेल्टा Q1 डैश प्लस डेल्टा Q2 डैश। आ गया समझ में, क्लियर। जब भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसी तरह से सॉल्व करना है। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक, तो यही हमने लिखा है। अब यहां पर कल की क्लास में बताया कि जब सॉलिड मेल्ट करता है तो इसके मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं दूर तक, उनके बीच जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट होता है, उस कंडीशन में एनर्जी यूज होता है। ठीक, और वो एनर्जी क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसलिए हमने यहां पर लिखा कि सॉलिड से लिक्विड एरो बना रखा है, इसका मतलब हीट टेकन, तो माइनस डेल्टा Q। और जब आप लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन आते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड प्लस डेल्टा Q। ठीक, इस कंडीशन में क्या हुआ, लिक्विड से वेपर जा रहे हैं तो हीट टेकन माइनस डेल्टा Q, और यहां वेपर से लिक्विड में आ रहे हैं तो हीट गिवन प्लस डेल्टा। साइन कन्वेंशन भी याद रखना है। अब आ जाए लेटेंट हीट, यही हमने कहा Q इज इक्वल टू ml, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the state of unit mass of the substance is called latent heat। अब जब वाटर से या आप आइस से वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो मेल्ट करेगा, इसका मतलब एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड से वेपर जाएंगे तो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of the substance at its melting point। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का याद रखेंगे 80 कैलोरी पर ग्राम। यूनिट भी देखिए क्या लिखा है, Q इज इक्वल टू, हमने लिखा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, Q इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का यूनिट हो गया Q बाई M। इसको कैलोरी लिख रहे हैं पर ग्राम, या कैलोरी को हम कन्वर्ट कर दें जूल में तो जूल पर केजी हो जाए। आगे समझ में, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन के कंडीशन में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change the 1 kg of material at its boiling point। तो यहां पर Q is equal to MLV, latent heat of vaporization या latent heat of steam,
इसका वैल्यू याद रखना 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, कैलोरी को आप कन्वर्ट कर देंगे जूल में तो क्या आ जाएगा, 4186 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट कहता है कि वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी का हम वाटर इक्विवेलेंट जब निकालते हैं तो वो मास ऑफ वाटर के इक्वल है, जो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है या इवॉल्व कर रहा है जितना कि उस बॉडी ने किया अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए, फॉल करने के लिए, और जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो दोनों का सेम होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग यदि मास ऑफ बॉडी m है, सी स्पेसिफिक हीट है और डिफरेंस इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा है, तो जो हीट सप्लाइड है या हीट जो उस बॉडी को आप देते हो, अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा होता। तो मास यहां पर हम लोग मास ऑफ वाटर लेंगे और वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 लेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू जो यूज कर रहे हैं, मास m, वाटर का स्पेसिफिक हीट हमने 1 यूज किया तो 1 इंटू डेल्टा थीटा, देन अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू m डेल्टा थीटा, या डेल्टा डेल्टा टी लिख रहे हैं या डेल्टा थीटा जो भी है, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, थीटा है ये क्यों नहीं समझेंगे, डेल्टा थीटा। अच्छा, डेल्टा टी सबसे बेस्ट होता है लेकिन बहुत सारे बुक में डेल्टा थीटा रखा है, इसलिए क्योंकि डेल्टा क्यू में कंफ्यूजन हो जाता है, हम लोग जब लिखते हैं क्यू और डेल्टा थीटा कभी कभी सिमिलर नजर आने लगता है। तो यहां पर यही लिखा, हीट गिवन क्या हो जाएगा, तो मास की जगह पर क्या हो जाएगा, वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो कंपेयर करो, वाटर इक्विवेलेंट कितने के बराबर हो गया, दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो। देखो यहां पर अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा, तो यहां पर इसका मास किसके बराबर, वाटर के बराबर, सी स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा थीटा, दोनों को इक्वेट कर दो तो mc डेल्टा थीटा इज इक्वल टू मास की जगह पर वाटर इक्विवेलेंट आ गया, वाटर इक्विवेलेंट स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा थीटा, उतना ही का है कि टेम्परेचर या उतना ही अमाउंट ऑफ हीट लेगा, एब्सॉर्ब करेगा, ये इवॉल्व करेगा। इस कंडीशन में डेल्टा थीटा कैंसिल हो गया, तो वाटर इक्विवेलेंट क्या बन गया, m इंटू सी के इक्वल। इसलिए यहां पर लिखा देखो, वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू m इंटू सी। क्लियर? और इसी को दूसरे तरीके से यहां पर एक बार और हमने डिफाइन किया है नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर वाटर इक्विवेलेंट को हमने डिफाइन किया इस तरह से कि वाटर इक्विवेलेंट डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर विच एब्सॉर्ब द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, जो बॉडी को जितना टेम्परेचर या राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए या फॉल करने के लिए चाहिए उतना ही वाटर के लिए चाहिए। तो मास ऑफ वाटर जिसका थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू द गिवन बॉडी, इसी को हम लोग वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। वाटर इक्विवेलेंट कह सकते हैं आप स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट, जो भी बॉडी का होगा उसको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक, इससे भी हम लोग वाटर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। ठीक, अब यहां पर कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग इस ब्रांच में मेजरमेंट ऑफ हीट या हीट को मेजर करते हैं, तो वो ब्रांच कैलोरीमेट्री कहलाता है, और जो डिवाइस है उसको कैलोरीमीटर कहते हैं। ठीक, जो एपरेटस यूज करते हैं उसको हम लोग कैलोरीमीटर कहते हैं। एपरेटस यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट नोन एज कैलोरीमीटर। अब एक कैलोरीमीटर जो भी परफेक्टली हम लोग बनाते हैं, वो जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो आइसोलेट होता है सराउंडिंग से, इसलिए कि सराउंडिंग से आइसोलेट नहीं करेंगे तो हीट का एक्सचेंज होगा, वो हीट गेन भी कर सकता है, हीट लॉस भी कर सकता है। तो टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है तो सराउंडिंग से उसको आइसोलेट करना है, जिससे हीट का एक्सचेंज
कैलोरीमीटर और सराउंडिंग में ना हो, इसलिए कंप्लीटली इसको हम लोग आइसोलेट कर देते हैं सराउंडिंग से। अब जब आइसोलेट करते हैं तो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब सेम टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर का फॉल नहीं होगा, टेम्परेचर राइज नहीं होगा, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक, हमने कहा कि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो वो कंटेनर हीट लेगा और ना कंटेनर हीट इवॉल्व करेगा। तो उस कंडीशन में थर्मल इक्विलिब्रियम में एनर्जी का फ्लोज नहीं होता है, एनर्जी जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल मिलेगा। ठीक, ये सारे आइडियल कंडीशन हम लोग लेकर के चलते हैं, तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इसका मतलब हीट जितना आप दोगे उतना ही हीट, यदि हीट लॉस हो रहा है सिस्टम के द्वारा तो हीट गेन हो रहा है। अब ये डिवाइस है, अब इस डिवाइस में पूरा कैलोरीमीटर है। अब इतने हमने आपको डिवाइस दिखा रखा। अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर लगता है। यहां पर एक मैग्नीफाइंग आईपीस होता है जिससे आप देख सकते हैं, बीच में एयर स्पेस होता है। ठीक, अब यहां पर एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर में एक इग्निशन वायर यूज करते हैं, इसमें फिलामेंट लगा रहता है, इग्निशन कॉइल कहते हैं। लाइक इमर्सन रॉड जो हम लोग विंटर सीजन में एक स्पाइरल रॉड होता है, स्पाइरल फॉर्म में रहता है जिससे पानी को गर्म करते हैं, उसी को हम लोग इग्निशन कॉइल कहते हैं। और इसमें जो भी सैंपल यूज करते हैं, जो सब्सटेंस, उसको सैंपल कहते हैं। ठीक, और इसको हम लोग स्टील चैम्बर, स्टील बॉम्ब कहते हैं इसको। इसके अंदर में यहां पर वाटर होता है और यहां पर हीट करने के लिए हीटर लगा रहता है। ठीक, और ये क्योंकि पॉट है इसको हमने नाम दे दिया बकेट, और ये सराउंडिंग से इसको आइसोलेट करते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया इंसुलेटिंग जैकेट। थर्मोशील भी लगा रहता है, या आप उसको कह सकते हैं ना, वो थर्मोकॉल लगा रहता है। तो थर्मोकॉल से आपने देखा होगा ना, जैसे बहुत सारे कंटेनर यूज करते हैं जिसमें थर्मोकॉल लगा रहता है जिससे हीट का एक्सचेंज ना हो। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आइस क्यूब वगैरह भी रखा जाता है थर्मोकॉल में, तो इंसुलेटिंग की तरह काम करता है। ठीक, अब ये स्टीरर है चम्मच की तरह, इसको मिक्सचर को मिलाने के लिए, और यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई है और ये वायर है जिससे कि हीट होगा, तो इसको हम लोग इग्निशन वायर। और जैसे हम लोग यदि इमर्सन रॉड है तो उसका इनपुट टर्मिनल होता है, जाकर के वो जैक लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो वैसे ही वायर होता है। अब इसके अंदर में जो भी आप सब्सटेंस डालते हो, मान लो इसमें जो आपने सब्सटेंस डाला, जो हम लोग यहां पर दिखा रहे येलो कलर का, इसमें सपोज एक कुछ भी रख दिया, मान लो कि आयरन का एक टुकड़ा ही रख दिया। अब उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट करके मान लो एज फॉर एग्जाम्पल हमने हीट करके उसको, उसके टेम्परेचर को, इसके जो येलो कलर का इसके टेम्परेचर को ले गए 500 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर में सराउंडिंग में देखो वाटर है। ठीक, तो वाटर क्या है, उसका टेम्परेचर अलग है। अब क्या होगा कि अब उसको स्टीयर चम्मच से मिला दिया। ठीक, अब छोड़ दिया हमने, इग्निशन कॉइल, इग्निशन वायर से सारा बंद, उसको स्टॉप कर दिया। अब वाटर के कांटेक्ट में है, वाटर का टेम्परेचर इनिशियली हम मान ले सपोज 0 डिग्री सेल्सियस। अब मिक्सचर को जब मिलाएंगे तो एक कंडीशन आएगा कि दोनों का एक थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब दोनों का एक कॉमन टेम्परेचर, मिक्सचर का एक कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसने हीट को लॉस किया, इसने हीट को लॉस किया कितना, 400 डिग्री सेल्सियस पे, और इसने हीट को गेन किया कितना भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हीट लॉस्ट बाय द आयरन मटेरियल, इसलिए हम लोग इसको हीट लॉस्ट कहते हैं। और इसने हीट को गेन किया, इसका नाम हो गया हीट गेन्ड बाय द वाटर या कैलोरीमीटर। इसका मतलब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर कहता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर है, और इसी बेसिस पे हम लोग मिक्सचर का टेम्परेचर निकाल सकते हैं,
अननोन स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते हैं। वाटर का स्पेसिफिक हीट तो हम लोग को पता है, हो सकता है कि इसके में आयरन जो हमने इमर्ज किया या आयरन हमने डाला, आयरन का स्पेसिफिक हीट अननोन हो या मिक्सचर का टेम्परेचर अननोन हो। ये सब हम लोग फाइंड करेंगे मैथमेटिकली। यही हमारा कैलोरीमीटर से काम होगा और इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। आया समझ में? कल से जरूर ज्यादा आया होगा, इसलिए रिकॉर्डेड मोड में नहीं था। 150 300। ठीक, हाँ, हो गया। अब ये देखो लिखा है, when two bodies, one being solid and other liquid, or both being liquid at different temperatures are mixed, heat will be transferred from body at higher temperature to a body at lower temperature till both acquire same amount of same temperature. So body at higher temperature releases heat और body at lower temperature absorbs heat. So heat lost is equal to heat gained. इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर रहा है, एक एनर्जी का लॉस नहीं। यही प्रिंसिपल है। अब इसी प्रिंसिपल पे हमने दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिया और टेम्परेचर सिर्फ चेंज कर रहे हैं, तो ये सारा एक्सप्रेशन डेराइव हो रहा। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली कल भी सॉल्व किए थे, आज भी सॉल्व करेंगे। क्या था भाई? आयरन था, मान लो एग्जाम्पल। तो हम जैसे जो भी फर्स्ट बॉडी लिया, इसका मास m1, स्पेसिफिक हीट c1, इसका टेम्परेचर θ1, और दूसरा जो हमने सब्सटेंस लिया उसका मास m2, स्पेसिफिक हीट c2 और टेम्परेचर θ2। दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद दोनों का एक कॉमन टेम्परेचर आया, इसका नाम थीटा मिक्सचर कर दिया। अब यहां पर हीट किसी ने लॉस किया, मान लो पहले वाले सब्सटेंस ने हीट लॉस किया, तो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग mc डेल्टा टी लिखते हैं। तो पहले वाले का m1c1 और थीटा मिक्सचर उसका कब हुआ, θ1 उसका लार्जर है, इसका मतलब लार्जर में से सबट्रैक्ट कर देंगे लोअर वैल्यू को। अब हीट दूसरे सब्सटेंस ने गेन किया, इसलिए हीट गेन्ड बाय अदर सब्सटेंस m2c2 और थीटा मिक्सचर उसके लिए ज्यादा है -θ2, और हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन m1c1 θ1 माइनस थीटा मिक्सचर इज इक्वल टू m2c2 थीटा मिक्सचर माइनस θ2। बोलो क्लियर? यस नो? 100%। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो m1c1 θ1 माइनस m1c1 थीटा मिक्सचर इज इक्वल टू m2c2 थीटा मिक्सचर माइनस m2c2 θ2। अब थीटा वाले पार्ट को हम LHS में ले आए या मिक्सचर वाले पार्ट को LHS में ले आए, तो ये m1c1 थीटा मिक्सचर प्लस m2c2 थीटा मिक्सचर इज इक्वल टू m1c1 θ1 प्लस m2c2 θ2। लेफ्ट साइड में थीटा मिक्सचर को कॉमन ले लो, तो थीटा मिक्सचर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m1c1 θ1 प्लस m2c2 θ2 डिवाइडेड बाई m1c1 प्लस m2c2। यही हमने यहां पर लिखा है रिजल्ट। ठीक। अब पहला कंडीशन कहता है कि दोनों का स्पेसिफिक हीट इक्वल हो जाए, तो C1 इज इक्वल टू C2, तो थीटा मिक्सचर इज इक्वल टू, ये C1 C2 इक्वल है, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो बन जाएगा m1 θ1, स्पेसिफिक हीट इक्वल है, तो m1 θ1। ये मिस्टेक है, यहां ध्यान दोगे,
यहां पर ये मिस्टेक है, m1 थीटा 1 प्लस m2 थीटा 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सेकेंड कंडीशन, इफ मासेस इक्वल है तो m1 इज इक्वल टू m2, मास कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा मिक्सचर इज इक्वल टू T1 थीटा 1 T2 थीटा 2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। थर्ड कंडीशन, मास इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2, स्पेसिफिक हीट भी इक्वल, तो m1 C1 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, थीटा मिक्सचर इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2। कल ध्यान नहीं दिया था? अगर समझ में, एक ये मिस्टेक है, याद रखिएगा, मिस्टेक पकड़ा गया। हो गया? अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मेन यही पार्ट क्वेश्चन कहता, वन व्हेन 0.15 kg ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विद वाटर at 50 degrees Celsius in a container, the resulting temperature 6.7 degrees Celsius, calculate the heat of fusion of ice। ये क्या हो गया? हाँ हाँ ठीक। अब ये देखो कैसे कैलकुलेट हुआ, ध्यान दो, बिल्कुल लेमैन की तरह। आइस है, अब आइस में मिक्स किया और आइस से कंटेनर में कहां तक गए, कितने टेम्परेचर तक गए, लिक्विड एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसमें मिक्स क्या किया, वाटर को मिक्स किया। तो सबसे पहले वाटर को जब मिक्स किया तो उस कंडीशन में वाटर का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, और आइस का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर हीट को लॉस करेगा, तो हीट लॉस्ट बाय द वाटर। ठीक, हीट लॉस के लिए अमाउंट ऑफ हीट लॉस कर रहा है, स्टेट नहीं बदल रहा है, तो m फॉर्मूला मास, T स्पेसिफिक हीट, डिफरेंस इन टेम्परेचर। कितना मास है वाटर का, 0.3 इंटू स्पेसिफिक हीट वाटर का। अब ये सारा देख लो ध्यान से, यूनिट दे रखा यहां पर ऑलरेडी वाटर का केस सिस्टम में, इसलिए हम लोग वाटर का स्पेसिफिक हीट यही यूज करेंगे। तो ये 4186। डिफरेंस इन टेम्परेचर 50 और 0 डिग्री का डिफरेंस क्या आ गया, 50 माइनस 6.7। क्लियर? अब हीट गेन किया, किसने गेन किया, हीट गेन्ड आइस ने। इसका मतलब अब आइस हीट गेन करके क्या बना, वाटर में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस मास दी स्पेसिफिक हीट, डिफरेंस इन टेम्परेचर। मास किसका, किसका लेटेंट हीट है, आइस का, तो आइस का मास लेंगे, आइस का मास 0.15, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमको निकालना है, LF। मास यहां पर क्या आ गया, आइस ने ही गेन किया। स्पेसिफिक हीट किसका आएगा, वाटर का आएगा, क्योंकि लिक्विड ही है इसलिए वहां पर 4186। डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना आ गया, 6.7 था और 0 आइस का था। 6.7 कौन सा, न्यू मिक्सचर का टेम्परेचर। दोनों को इक्वेट करेंगे, अब इक्वेट करके कैलकुलेट करेंगे।
तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 4186 और 50 माइनस 6.7 बिल्कुल कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 0.15 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस 0.15 इंटू 4186 इंटू 6.7। कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ, पहले ये कैलकुलेट करो। तुम लोग बहुत स्लो हो, हम ही को लगता है कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड वाला अंशु बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। 0.3 इंटू 4186, नहीं दोनों साइड नहीं, हाँ एल। जल्दी करो कैलकुलेट, तुम लोग बहुत कैलकुलेशन में पीछे। 4186 इंटू 50 माइनस 6.7 कितना हुआ? 50 माइनस 6.7 कर लिया था, कंफर्म? तुम्हारे पर कोई भरोसा नहीं। 0.3 इंटू 4186, ये आ गया 54,376। 0.15 प्लस, सॉरी 0.15 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस ये आ गया 0.15 इंटू 4186 इंटू 6.7, 4206.86। तो यहां से आगे 54,376 माइनस 4206.86 is equal to 0.15 into latent heat of fusion। तो ये आ जाएगा 54,376 माइनस 4206.86 और डिवाइडेड बाय 0.15, it becomes 33, LF is equal to 334460.93। तो अप्रॉक्सीमेटली आ गया, यहां से डेसिमल यहां तक ले आओ तो 3.34 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ गया। क्लियर? आ गया समझ में? आंसर यहां है। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg of ice at minus 12 degrees Celsius kept in a calorimeter to steam at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure। स्पेसिफिक हीट आइस का दे रखा है और वाटर का दे रखा है, ये वाटर होना चाहिए, और लेटेंट हीट दे रखा है आइस का और स्टीम का दे रखा है। तो हमारा कैलकुलेशन 9.1 इंटू 10⁻⁶। अब ये कैसे आया?
सबसे पहले 3 kg आइस का। अब ये आइस -12 डिग्री सेल्सियस पर है। आइस से कहता है कि ये कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस और वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। कितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो? ठीक, सबसे पहला स्टेज, ये आइस -12 से पहले ये वाटर में कन्वर्ट होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर ये वाटर से वेपर में कन्वर्ट होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। पहले हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट mc डेल्टा थीटा, mc डेल्टा थीटा। फिर हम इसके स्टेट को बदलेंगे तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर वाटर से हम वेपर में आएंगे तो अमाउंट ऑफ हीट जो टेम्परेचर को चेंज करेगा। फिर वाटर से वेपर में जाएंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाए। इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 हो जाएगा। तो पहला Q1, हाँ, तो Q1 का मास, फिर मास आ जाए 3। ठीक, स्पेसिफिक हीट कितना देख लो, आइस का कितना है 2100। डिफरेंस इन टेम्परेचर 0 -12, 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है ना, वो एक्चुअली हम लोगों को करना चाहिए 0 माइनस माइनस 12। ठीक, प्लस m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आइस का मास और फ्यूजन कितना भाई, जल्दी बता दो कितना? 3.35 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ प्लस, अब आ जाओ Q3। Q3 क्या है, mc डेल्टा थीटा। तो m मास वही 3, सी स्पेसिफिक हीट 4186। डिफरेंस इन टेम्परेचर 0 से 100 का डिफरेंस आ गया, प्लस मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो 3 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दे रखा है 2.256 इंटू 10⁶। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ये सारी जिम्मेदारी हम लोग दे रहे हैं अंशों को। पहला वाला टर्म कितना आ रहा है, 75,600। बिल्कुल सही जवाब है, 1 करोड़ मिलने वाले हैं इनको। चलिए आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट है 3 इंटू 3.35। नहीं जल्दी करो कैलकुलेट, बातचीत नहीं करो, इतना टाइम नहीं लो। 3 इंटू 3.35, 10.05 इंटू 10 का पावर 5 है। इट बिकम्स 1,005,000 प्लस नेक्स्ट आ जाओ 3 इंटू 4186, 12,558, 12,558 और 100 है तो 00। नेक्स्ट टर्म आ जाओ 3 इंटू 2.25, 6, 6768 000, 6768 000। सबको ऐड करो,
जल्दी करो। 75600 प्लस 1005000 प्लस 1255800 प्लस 6768000 is equal to 910400। डेसिमल को यहां तक ले आओ तो ये आ गया 9.11235। एक जीरो कम है क्या? चेक करो। 1 ठीक तो है। 9104400। ओ सॉरी, हाँ हाँ, एक और 4 था, ठीक, बाय मिस्टेक हमने नहीं देखा, कैलकुलेटर पे नजर आ गया। तो अब यहां पर क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 9.1 इंटू 10⁻6 जूल। देख के बिल्कुल सही, 5 करोड़ रुपए मिल गए हम लोगों को। ठीक, आ गया समझ में? 100% स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक, और कल हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक।